क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्यों ज़रूरी है। इसी तरह से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, या वो कौन से किंगडम्स थे जिनमें हमने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो ये तमाम बातें आज हम अपने टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले जो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज द ब्रांच विच इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? इट इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्रांच। हम दूसरी ब्रांच की अगर बात करते हैं बायोलॉजी से, तो इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम दूसरी डेफिनेशन से या दूसरी ब्रांचेस से बिल्कुल डिफरेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच डील करती है ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शन पे, बेस करती है उनके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिजम्स की करेंगे, और फाइनली जो भी ऑर्गेनिज्म होगा हम उसे कोई ना कोई एक साइंटिफिक नेम जो है वो देंगे। So the taxonomy deals with the four fundamental points. Number one, description. Number two, identification. Number three, classification. And finally, the scientific naming, the fourth point of the living organism. बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, तो जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसके कोई ना कोई फिजिकल, उसके कोई ना कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हम पढ़ते हैं। लाइक उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी बॉडी में डाइजेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन किस तरह से होती है, उसकी बॉडी ब्लड फिल्टर करती है या नहीं करती। ये तमाम बातें उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब ये डिस्क्रिप्शन ना सिर्फ उसके इंटरनल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी, बल्कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मॉर्फोलॉजी की भी। हम ये भी देखेंगे कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेगमेंट्स कितने हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितने सेल्स पे कंसिस्ट करती है, उसकी बॉडी में मौजूद न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। इसे हम कहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन। फिर आइडेंटिफाई करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स अगर डिफरेंट है तो वो कौन से फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम दोनों ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। याद रखो, आइडेंटिफिकेशन न सिर्फ एक्सटर्नली होगी बल्कि इंटरनली भी होती है। मतलब ना सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म को देखकर बताएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस फाइलम या किस किंगडम से बिलोंग करता है, हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना पड़ता है। इसे कहते हैं आप आइडेंटिफिकेशन। और फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने दो ऑर्गेनिज्म रखे और मैंने आपसे कहा कि इनकी डिस्क्रिप्शन और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन उसके बावजूद हम उसे क्लासिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर। अब मैं इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, इसकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। इसी तरह से मैं मजीद कहता हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म मोटाइल है। मोटाइल मीन्स कि ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू मूव और टू चेंज और स्विच इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। मैं कह रहा हूँ मोटाइल। फिर मैंने ये कहा कि ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है। अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की कि अगर ऑटोट्रॉफिक की टर्मिनोलॉजी है तो इट्स मीन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है, और उस क्लोरोफिल की बुनियाद पर, मौजूद होने की बुनियाद पर, ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, और ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। इसी तरह से मैंने दूसरा ऑर्गेनिज्म आपके सामने रखा है, ये भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक भी है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक नहीं है।
बल्कि प्रोकैरियोटिक है। इस बुनियाद पर हम इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूकैरियोटिक था और दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है। दिस इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम किस बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। तो क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी बॉडी में सेल कितने हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। फिर हम ये बात करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल तो है, एक है या एक से ज्यादा है, न्यूक्लियस कैसा है। तो न्यूक्लियस की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म में भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम इस पे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। फिर हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और लास्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कितनी मजीद टाइप्स हो सकती हैं या हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की मजीद कितनी टाइप्स होती हैं। अब हमने ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्लासिफाई भी कर दिया। फाइनली हम इस ऑर्गेनिज्म को एक वर्ड देंगे, एक नाम देंगे, विच इज कॉल्ड इट्स साइंटिफिक नेम, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी वो तरीक़ाकार जिसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। और ये तरीक़ेकार जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था वो कार्लस लाइनियस है। हम आगे स्लाइड्स में इसे स्टडी करेंगे। तो टैक्सोनॉमी डिपेंड्स और डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने के लिए हमसे सवाल जो है वो पूछा जाता है। पास्ट पेपर्स में हम देखते हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट रहा है। ना सिर्फ टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है बल्कि इसके साथ एक और डेफिनेशन यानी कि स्पीसीज की भी डेफिनेशन पूछी जाती है। The question to define taxonomy has been asked in the past papers 2012, 10, 2009 and 2008. No need of classification, भाई हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं तो ये ऐसा वक्त है जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया गया, जब ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी में शामिल किए गए थे कि आया या तो प्लांट में होगा या तो ऑर्गेनिज्म एनिमल। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, कोई नहीं जानता था कि कोई एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते होंगे, कोई नहीं जानता था कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे जिनकी बॉडी में सेल तो मौजूद है बट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा प्रॉपर और डिस्टिंक्ट। तो उस वक्त की बात हो रही है, ऐसा वक्त है जब साइंटिस्ट को कुछ नहीं मालूम, तब हम स्टडी करते थे सिर्फ और सिर्फ दो किंगडम्स की, और वो दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट वर्ल्ड इंक्लूड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरह के हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में मौजूद हैं और वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। किंगडम एनिमेलिया की ही अगर हम बात कर लें तो किंगडम एनिमेलिया में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अगर स्ट्रक्चरली बात करें तो किसी के पास लोकोमोशन के लिए पाँव मौजूद हैं, किसी के पास लोकोमोशन के लिए फेदर्स मौजूद हैं यानी कि बर्ड्स, किसी के पास लोकोमोशन के लिए फिन्स मौजूद हैं जैसे कि फिशेस। इसी तरह से फंक्शनली भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। अब आप कहेंगे फंक्शनली वो कैसे डिफरेंट है, तो याद रखें कि उसकी बॉडी में पाए जाने वाले मैकेनिज्म्स, लेट्स सपोज हम हार्ट की बात करें तो few organisms exist in this universe having two heart chamber, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हार्ट के दो चैम्बर्स मौजूद हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हार्ट के 3 चैम्बर्स, कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हार्ट के 4 चैम्बर्स मौजूद है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट है
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में मल्टीपल हार्ट्स हैं। इसी बुनियाद पर साइज की, शेप की बुनियाद पे भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं कि उसका साइज क्या है, उसकी शेप्स क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अगेन वही बात, ऑटोट्रॉफिक है या हीटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है। हीटोट्रॉफिक है तो वो सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है या सिम्बायोटिक है। इसी तरह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कौन सी करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है अगर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप करता है, वो फ्रेगमेंटेशन करता है, वो रीजनरेशन करता है, वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, या रेप्लिकेशन करता है, या वो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। So these are the basis of classification. Organisms can be classified on the basis of their structures, on the basis of their functions, on the basis of their chart, on the basis of their shapes, on the basis of mode of nutrition, on the basis of reproduction. So the concept was developed by means of classification. This was proposed by definitely Carlos Linnaeus, which had a great step to modify the study system. और इसी सिस्टम की वजह से हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में बहुत ही आसानी है। हम बाआसानी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, और न सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बल्कि हम ये तक मालूम कर सकते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका फाइलम क्या है, वो एनिमल्स अपने फादर सेल से कहाँ से मिलते हैं, एंसेस्टर से उनका कहाँ से ताल्लुक है, ये तमाम बातें भी हम स्टडी करते हैं। So therefore two kingdoms were being developed. मैंने अभी बात की कि सिर्फ दो किंगडम्स पढ़े जाते थे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई इस तरह से करते थे, अगर उसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है तो वो प्लांट है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो वो एनिमल। इसी तरह क्लोरोफिल के अलावा अगर बॉडी में सेल वॉल मौजूद है तो वो प्लांट है, एनिमल अगर है तो उसकी बॉडी में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसी तरह एक और फीचर है जिसकी बुनियाद पर भी एनिमल और प्लांट्स को हम अलहदा करते हैं, वो होता है मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को हम सिसाइल की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म अगर मोटाइल है तो इट्स मीन एनिमल है, और अगर वो सिसाइल है, अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता, एक ही जगह पे ग्रोथ करता है, पूरी जिंदगी एक ही जगह पे गुजार देता है, तो वो प्लांट है। So the system was introduced and the organisms were placed on the basis of some unit. हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया, और क्लासिफाई करने के लिए हमने अपने क्लासिफिकेशन के कुछ ऑर्डर्स बना दिए, कुछ तरीक़ेकार बना दिए, कुछ पोस्टुलेट्स हमने रख लिए, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज से जाकर बिलोंग करेगा जीनस, देन फैमिली, ऑर्गेनिज्म फैमिली से बिलोंग करता है ऑर्डर, फाइनली क्लास, फाइलम, और फिर डिवीजन तक जाएगा। ये सब बातें क्या है तो डेफिनेशन में पढ़ते हैं। The species are those organisms which are reproductively isolated from other organisms. यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, वो स्पीसीज है। यहाँ पर बात ही खत्म हो गई। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि लंग्स है उसकी बॉडी के अंदर एल्वियोलाई मौजूद है या नहीं है, उसकी बॉडी में ट्रैकिया मौजूद है या नहीं है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो अपना फिल्टर करने के लिए ब्लड को किडनी का इस्तेमाल करता है, मेल्फिजन ट्यूब्यूल का इस्तेमाल करता है, किसी और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है, किसी और ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। हम नहीं देख रहे हैं कि उसकी बॉडी में ब्रेन है या नहीं है। यानी यहाँ पर आकर अगर हम स्पीसीज की बात करें तो तमाम सिस्टम्स को हमने स्टॉप कर दिया है फॉर अ व्हाइल। मतलब हम ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसी पे बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसका रिप्रोडक्शन का तरीका दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन के तरीके से मुख्तलिफ है, वो अलग स्पीसीज। अब हम ऑर्गेनिज्म को मजीद क्लासिफाई करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म हम सपोज कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है तो सपोज कर लेते हैं वो रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन की टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी इस्तेमाल की है जब हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो बैक्टीरिया अपनी ही रेप्लिकेशन करता है, वायरस उसकी बॉडी में आता है, अपनी रेप्लिका करता है, कॉपीज बनाता है, सेल को बर्स्ट करता है और वापस चला जाता है। तो वायरसेस में अंडरगो द मैकेनिज्म ऑफ द रेप्लिकेशन।
while bacteria may undergo the process of asexual reproduction. तो वायरस की एग्जांपल को हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। यही वायरस अब एक वायरस है, डेफिनेशन हम उसे कहेंगे कि ये स्पीसी है। अब मुख्तलिफ वायरसेस आपस में मिलेंगे तो ये वायरसेस कहलाएंगे जीनस। जीनस को फादर सेल भी कहा जाता है। स्पीसीज हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू द सेम, यानी वो स्पीसीज जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम क्या है? उनका रेस्पिरेशन, जैसे हम वायरस की बात कर रहे हैं ना, वायरस का रिप्रोडक्शन तमाम वायरस। अब वो वायरस जिसकी बॉडी में एनवेलप मौजूद है या नहीं है, उसकी बॉडी में डीएनए है या आरएनए है, जितने भी वायरसेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो यही वायरसेस तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके सेम है वो तमाम वायरसेस को ज्वाइन कर देंगे और हम बना देंगे उनकी एक कम्युनिटी, जिसे हम कह रहे हैं जीनस। जीनस के बाद ये ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किया जाता है उसकी फैमिली, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जीनस जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है उसे हम एक फैमिली में काउंट करेंगे। फैमिली से ये ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होते हैं, ऑर्डर बनता है। ऑर्डर से ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं टू द क्लास, और फिर यही क्लास आगे जाके फाइलम या डिवीजन बनाती है। फाइनली बनता है किंगडम। तो क्वेश्चन जो आता है इसे एलिब्रेट करने के लिए वो बहुत ही कम पूछा गया है। सिर्फ आपसे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं जिसमें आपने सिर्फ नाम लिखने होते हैं। तो इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है। अगर हम बात करें स्पीसीज से तो सीक्वेंस होगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, देन किंगडम। और अगर हम किंगडम से बात करें बेसिस की तो किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड फाइनली द स्पीसीज। What is binomial nomenclature? So binomial nomenclature was a system created by the scientist Linnaeus to ease the study of different species. यानी स्पीसीज को हम आसानी से स्टडी कर सकते। अब जब हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है कि वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, फीचर्स क्या है, तो हम आसानी से उस स्पीसी की स्टडी कर सकते हैं। कार्लस साहब क्या करते हैं, इन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए। द फर्स्ट वन इज फॉर जीनस, यानी कि पहला वर्ड, नाम का जो पहला वर्ड होगा वो जीनस होगा और दूसरा वर्ड स्पीसी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ह्यूमन बींग्स की। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस। इसी तरह से द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, बहुत मजा आता है इसके एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं 9th क्लास में। सिर्फ हम इसके स्पेसिमेन को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके स्पेसिमेन में क्या चीज दिखाई दे रही है। अब अभी आप लोग डेफिनेटली स्कूल्स नहीं जा रहे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि प्रैक्टिकल्स बायोलॉजी के किस तरह के होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं उसमें फ्रॉग के 3 सिस्टम्स रखे होते हैं और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सिस्टम हमें दिखाया जा रहा है। मसलन 3 फ्रॉग्स हैं, एक फ्रॉग में अगर स्टमक नजर आ रहा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये कौन सा सिस्टम है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर इसमें स्टमक नजर आ रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरे स्पेसिमेन में लंग्स नजर आ रहे हैं तो ये स्पेसिमेन कौन सा है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसी तरह से अगर मैं एक सिस्टम में हार्ट ही दिखा दूं तो ये डेफिनेटली उसका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह से जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल के हवाले से दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। चैप्टर नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, फ्रॉग का और सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। सिस्टम मजीद पढ़ेंगे, ये तीनों सिस्टम्स हम प्रैक्टिकली भी पढ़ते हैं और थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो आपने मेमोराइज एक ही जगह करना होता है, आप इसे थ्योरी के लिए याद कर लें और यही चीज आपके प्रैक्टिकल में भी आ जाती है। इसी तरह से हम अभी चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही हम एक और टॉपिक भी स्टडी करेंगे जो कि ब्रासिका फ्लावर है। तो ब्रासिका फ्लावर भी हम एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रैक्टिकल नंबर 7 के अंदर स्टडी करेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने अगर किताबें खोलकर देखना शुरू करनी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपका कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स जो है वो शामिल है। बहरहाल हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स की कि ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस।
फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपने ये अच्छी तरह से याद रखना है। एक्सटर्नल किसी ज़माने में आते थे तो वो आपसे पूछते थे कि भाई फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है। अब तो एक्सटर्नल नहीं आते, लेकिन इंटरनल ही होते, तो वो आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है। द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्री। 2012 में ये सवाल पूछा गया है। फॉर्मर किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि वो किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रीवियस पहले किसी ज़माने में पढ़ी जाती थी। तो हमने बात की सबसे पहले दो किंगडम की क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते थे। वो दो किंगडम्स कौन से थे, प्लांट और एनिमल्स। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स नजर आते गए, ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते गए, तो हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना पड़ा। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में रॉबर्ट एच पार्टिकल ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में क्लासिफाई करके 5 किंगडम तक पहुंचा दिया। पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। याद रखिएगा, किंगडम मोनेरा इसका पहला नाम रखा गया था, बाद में इसे मॉडिफाई करके इसका नाम किंगडम प्रोकैरियोटिक कर दिया गया। तो द किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स। मसला ही हल हो गया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स, हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, organisms are categorized into two types. The first is called eukaryotic, second one is prokaryotic. इन्होंने मसला सारा हल कर दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सारे इसमें डाल दो। अब वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है या कुछ भी, हम उसे किंगडम मोनेरा में ही स्टडी करें। आगे इन्होंने एक और एडिशनल बात की। इन्होंने कहा हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के भी तरीके चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो इनगल्फ कर रहा हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कर रहा हो, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो, चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो, चाहे वो पैरासाइटिक हो, चाहे वो सिम्बायोटिक हो, चाहे वो सेप्रोफाइटिक, जो भी टाइप का बैक्टीरिया है, जो भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वो तमाम के तमाम किंगडम मोनेरा में शामिल। दूसरा किंगडम जो प्रपोज किया साइंटिस्ट ने वो है किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखेंगे, सबसे पहला नाम था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, इसे मॉडिफाई करके किया गया किंगडम प्रोटिस्टा। और फिर आज हम अपनी मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नाम पढ़ेंगे वो भी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा ही होगा। सबसे पहला प्रोटोक्टिस्टा था, चेंज करिए प्रोटिस्टा किया गया और फिर उसका नाम जो है वो प्रोटोक्टिस्टा कर दिया गया। अब ये किंगडम क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो तमाम के तमाम हमारे प्रोटिस्टा में। अब दो बातें हैं, या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो अगर प्रोकैरियोटिक भी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर है, वैसे ऐसा देखा नहीं गया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर एग्जिस्ट करें। बिलफर्ज प्रोकैरियोटिक है तो वो किंगडम मोनेरा में है, लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक है और साथ साथ उसका दूसरा फीचर यूनिसेलुलर होने का भी है तो वो प्रोटिस्टा में शामिल है। फिर कह रहे हैं हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनका भी न्यूट्रिशन का मुख्तलिफ तरीकेकार है। ये भी कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ ऑर्गेनिज्म मोटाइल है, कुछ नॉन मोटाइल। हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स। किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब फर्क देखिएगा, प्रोटिस्टा में फंजाई के अंदर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर। सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है, प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक है। लेकिन एक और न्यूट्रिशन का फर्क आ गया कि किंगडम फंजाई हेटेरोमॉर्फिक है, यानी ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर ही डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने प्रोटिस्टा में बात की कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करता तो है, अपना खाना भी अगर वो बनाना चाहे तो वो बना सकता है। Now, talking about the two remaining kingdoms, which are number one, kingdom Plantae, to includes all the multicellular eukaryotic organisms. अब आप कहेंगे सर प्लांटी में और फंजाई में क्या फर्क है? तो रिमेंबर, प्लांटी और फंजाई की पहली सिमिलैरिटी, दोनों मल्टीसेलुलर है, दोनों यूकैरियोटिक है। लेकिन फर्क क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे तो करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। दूसरा फीचर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन।
ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक है। जबकि अगर हम फंजाई को देखें तो फंजाई हीटरोट्रॉफिक है। The kingdom Animalia, which includes all the multicellular organisms, eukaryotic organisms, having heterotrophic mode of mutation. अब यहाँ पर अगर हम सिमिलैरिटीज देखें तो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई तो दोनों एक दूसरे के सेम लग रहे हैं। ये भी मल्टीसेलुलर, फंजाई भी मल्टीसेलुलर, फंजाई भी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीटरोट्रॉफिक है, सर कह रहे हैं फंजाई में भी हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन एक लफ्ज हमने इजाफी लिख दिया है कि किंगडम एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है। इंजेक्शन मींस बाय माउथ, ओरली। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे एनिमेलिया में वो सब मुंह से खाते हैं। लेकिन फंजाई की अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो फंजाई एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है, जनरल बॉडी सरफेस कहीं से भी मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। लेकिन आप ऐसा नहीं समझना कि फंजाई के भी दो हाथ दो पांव होते होंगे, उसका भी हार्ट होता होगा उसके। ये बात कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हम उसकी कोई फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसकी कोई एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसे थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। 5 किंगडम्स आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटेस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ प्लांटी, एनिमेलिया। फर्क देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, while the rest 3 groups or the kingdoms are multicellular. सिर्फ मोनेरा और प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस बात कर लेते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स मोनेरा यानी न्यूक्लियस की बुनियाद पर प्रोकैरियोटिक है, जबकि बाकी के चारों किंगडम्स यूकैरियोटिक है। तो अब अगर आपसे कहीं भी सवाल हो एमसीक्यूज में, डेफिनेशंस में, डिस्क्रिप्शन में, कभी भी कहीं भी लिखा हुआ देख लो प्रोकैरियोटिक है तो किंगडम मोनेरा है। और अगर मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो प्रोकैरियोट को नाम से मिलता जुलता किंगडम प्रोकैरियोटी में डाल दोगे। फाइनली न्यूट्रिशन की बुनियाद पर अगर हम देखें तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। एनिमेलिया हीटोट्रॉफिक है तो इंजेक्शन बाय माउथ खाते हैं। फंजाई हीटोट्रॉफिक है तो एब्जॉर्प्शन करते हैं। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है यानी कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म करते हैं। अब लिखा हुआ है प्रोटेस्टा और लिखा हुआ है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हीटोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेसिस भी करता होगा, कीमोसिंथेटिक भी करता होगा। हीटोट्रॉफिक होगा तो सिम्बायोटिक भी होगा, पैरासाइटिक भी होगा, सैप्रोफाइटिक भी होगा। So this is all about today's lecture. In this lecture we have learned the definition of taxonomy, basis of classification, need of classification, binomial nomenclature and the former kingdom classification.